हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर को पढ़ने से पहले हमें समझना है बर्नौली प्रमेय और कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो पहले हम समझते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय के अनुसार कि बहते हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर समग्र ऊर्जा का मान यानी कि कुल ऊर्जा का मान समान रहता है। अब कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा होती है हमारी दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो बर्नौली के अनुसार प्रत्येक सेक्शन पर बहते हुए द्रव में प्रत्येक सेक्शन में कुल ऊर्जा का मान तो समान होता है, लेकिन कुल ऊर्जा के तीनों कंपोनेंट यानी कि दाब, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के आपस में मान चेंज होते हैं। कहीं पे दाब ऊर्जा अधिक होती है तो कहीं पे गतिज ऊर्जा अधिक होती है और कहीं पे हमारी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। तो इस तरह से ये तीनों आपस में चेंज होती है, लेकिन बर्नौली में तीनों का समीशन बराबर रहता है। अब उसके बाद में हमें पढ़ना है कि बर्नौली प्रमेय पर आधारित बर्नौली जो प्रमेय पर आधारित हम आगे जो पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय पर आधारित वेंचुरी मीटर और फिश मीटर और पिटोट ट्यूब का अध्ययन किया जाएगा। तो बर्नौली प्रमेय में होता क्या है कि बर्नौली प्रमेय के बेस पे ये जो तीनों युक्ति है, इन तीनों युक्तियों के अंदर जो फ्लो हो रहा है पाइप में, उस फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके उसकी फ्लो की वेलोसिटी को बढ़ाया जाएगा। फ्लो की वेलोसिटी बढ़ने से, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो उसकी दाब ऊर्जा या तो दाब ऊर्जा या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। तो इसके लिए हमें दाब ऊर्जा में यदि मतलब हमारी ये जो तीनों युक्ति है वो हॉरिजॉन्टल अवस्था में है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा तो कांस्टेंट हो जाएगी। और जब स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट हो जाएगी प्रत्येक सेक्शन पे, तो उस केस में कि गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा में ही परिवर्तन होगा। तो जब हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी दाब ऊर्जा का मान कम होगा। तो बर्नौली के अनुसार पहले फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके दाब ऊर्जा में अंतर क्रिएट किया जाएगा। उस दाबांतर को हम मैनोमीटर से मेजर करेंगे। मैनोमीटर से मेजर करके हम फिर उसकी सहायता से जो बहते हुए द्रव का विसर्जन ज्ञात किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है कि ये जो तीनों जो युक्तियाँ है वेंचुरी, ओरिफिस और पिटोट ट्यूब, ये तीनों युक्तियाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन पर भी आधारित होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ा है, मतलब सांतः समीकरण। उसके अनुसार कि किसी भी पाइप में जो जितना द्रव एंटर करेगा उतना ही द्रव बाहर निकलेगा, न तो उसमें द्रव ऐड किया जाए न उसमें से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके लिए क्या द्रव क्या होना चाहिए? असंपीड होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें भी यही होगा कि जो पाइप के इनलेट पाइप से जितना द्रव एंटर करेगा उतना ही आउटलेट से बाहर निकलेगा। तो वेंचुरी मीटर में क्या होता है? वेंचुरी मीटर एक तो बर्नौली प्रमेय और सांतः समीकरण पे आधारित है। दूसरा पॉइंट, वेंचुरी मीटर में दाबांतर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दाबांतर क्रिएट किया जाएगा, उस दाबांतर को बर्नौली प्रमेय मैनोमीटर से मेजर किया जाएगा। मैनोमीटर से मेजर करके फिर फॉर्मूला में हम उस दाबांतर का जो भी मान आएगा उसको रखेंगे और उससे हमारा विसर्जन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अब हम चलते हैं कि वेंचुरी मीटर बेसिकली होती क्या है। अभी हमने पढ़ा है कि वेंचुरी मीटर का जो बैकग्राउंड क्या है वो है बर्नौली प्रमेय और कंटिन्यूटी इक्वेशन पर है। और जो क्या बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया कि ये इसमें दाबांतर क्रिएट करके फ्लो या विसर्जन ज्ञात किया जाएगा। दाबांतर कैसे क्रिएट होगा वो आपको मैंने बता दिया। अब हम वेंचुरी मीटर के संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन पार्टों की क्या विशेषता है और किस एंगल पे झुके हुए हैं। अब पहले पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर की क्या होती है। वेंचुरी मीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो बर्नौली प्रमेय और कंटिन्यूटी इक्वेशन पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, वेंचुरी मीटर की सहायता से
पाइप में बहते हुए द्रव का विसर्जन ज्ञात किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि वेंचुरीमीटर के 3 पार्ट होते हैं, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रॉट और डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट को हम बोलते हैं अभिसारी, थ्रॉट को कंट और डाइवर्जिंग को अपसारी। अब कन्वर्जिंग जो पार्ट है इसमें जो इन कन्वर्जिंग पार्ट इनलेट पाइप से यानी कि अपस्ट्रीम से जुड़ा होगा। कन्वर्जिंग जो पार्ट का जो डायमीटर है वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा और इसका जो स्लोप है वो 20 डिग्री कोण पर होगा। ठीक है। फिर डाइवर्जिंग पार्ट का जो डाइवर्जिंग पार्ट का व्यास इंक्रीज होता जाएगा, इसका जो स्लोप है वो 5 डिग्री कोण पर होगा। अब पॉइंट ये आता है कि कन्वर्जिंग पार्ट 20 डिग्री कोण पर, डाइवर्जिंग पार्ट 5 डिग्री कोण पर। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग पार्ट में फ्लो के सेपरेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं और यदि हमने इसको कन्वर्जिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, मतलब ज़्यादा कोण पे लिया, तो उससे फिर एडी फॉर्मेशन के भी चांस होते हैं। इससे बचने के लिए हमें इसे 20 डिग्री कोण पे आते हैं ताकि इसमें फ्लो का सेपरेशन हो और फ्लो हमारा इस बाउंड्री से टच करता हो जाए और एडी फॉर्म नहीं हो। जब दूसरी चीज़ डाइवर्जिंग पार्ट में 5 डिग्री का कोण क्यों रहता है? क्योंकि डाइवर्जिंग पार्ट में फ्लो सेपरेशन होने के और एडी फॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इससे बचने के लिए हम इसमें कम डिग्री कोण पे रखते हैं ताकि फ्लो इसके फ्लो बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में रहे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि थ्रॉट क्या होता है? थ्रॉट का जो डायमीटर है, जो मेन पाइप के डायमीटर का 3/4 से 1/4 के बीच में रखा जाता है। 1/4 से कम क्यों रखा जाता है? 1/4 से कम नहीं रख सकते और 3/4 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। 1/4 से यानी कि मेन डायमीटर के 1/4 टाइम डायमीटर से कम इसलिए नहीं रखते क्योंकि इससे कम रखने पर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा चल जाती है। जैसे ही वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उस केस में इसका जो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर जो घटता है वो प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। जैसे ही वेपर प्रेशर से कम होगा, जो पानी के अंदर जो एयर है, हमारी जो एयर है वो एयर निकल के पानी की सतह पर जमा हो जाएगी और ये हमारे पाइप को ब्लॉक कर देगी, कंठ में हमारे पाइप को ब्लॉक कर देगी। और पाइप को ब्लॉक होने के बाद में इसमें एकदम बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और यहाँ पर वेलोसिटी दाब बहुत कम, यहाँ दाब बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर का पानी का फ्लो होता है, तो यहाँ वेलोसिटी दाब बहुत कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो एकदम बहुत तेज़ी से पानी यहाँ निकलेगा। इससे पूरा सेक्शन वाइब्रेट कर जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसको 1/4 से कम नहीं रखते। मतलब कोई यदि पूछे, इस पूरी टर्म को बोलते हैं हम केविटेशन। केविटेशन में होता क्या है कि जब पानी के अंदर, या फिर एक सिंपल सी चीज़ कहे कि जब दाब का मान वेपर प्रेशर से कम हो जाए, द्रव के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो उस स्थिति में केविटेशन फॉर्म होते हैं। मतलब केविटेशन कब बनते हैं? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब दाब का मान वेपर प्रेशर से कम हो तब केविटेशन बनते हैं। वेलोसिटी का इसमें कहीं नहीं मेंशन, केवल दाब का मेंशन है। अब उसके बाद में हम आते हैं 1/4 से कम क्या हो गया और 3/4 से ज़्यादा क्यों नहीं रखते? क्योंकि 3/4 से ज़्यादा होने पर जो कन्वर्जिंग पार्ट के इनलेट पाइप और इसके बीच में जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो नगण्य हो जाएगा और जब वेलोसिटी का डिफरेंस बहुत कम होगा तो फिर प्रेशर डिफरेंस भी हमारा कम आएगा, उससे हमारा एग्जैक्ट फ्लो का मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको 3/4 से थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है। अब कन्वर्जिंग पार्ट की जो लेंथ होगी थ्रॉट से लेके इनलेट पाइप तक, वो होगी हमारी 2.4 टाइम ऑफ कैपिटल D माइनस स्मॉल d। ठीक है, ये इतनी होगी। अब हम देखते हैं कि हमने यह मैनोमीटर लगा रखे इनलेट पाइप और थ्रॉट के बीच में, थ्रॉट पे और इनलेट पाइप पे दोनों जगह हमने मैनोमीटर लगा रखे हैं। ये मैनोमीटर क्या है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर है।
डिफरेंस मैनोमीटर का काम क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको मेजर करना होता है। तो देखो आपने यहाँ डायमीटर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी जब कम होगी तो इसका मतलब इसका वेग बहुत ज़्यादा, सॉरी, दाब बहुत ज़्यादा होगा। दाब ज़्यादा होने की वजह से हमारे इस मैनोमीटर में भरा क्या पारा, तो दाब ज़्यादा होने की वजह से ये पारा नीचे दब गया। अब थ्रॉट पे देखो इसका डायमीटर कम तो इसका मतलब एरिया कम, क्षेत्रफल जब एरिया कम है तो वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसका प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये मैनोमीटर ऊपर चढ़ जाएगी, इसलिए ये नीचे ये ऊपर है। इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो हम मेजर कर लेंगे। इसको यहाँ HM लिखा हुआ है। इस प्रेशर डिफरेंस जो आया है इसकी सहायता से हम आगे अगले जो पार्ट है उस पार्ट में हम इसका फॉर्मूला, डिस्चार्ज मेजरमेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उस फॉर्मूले के अंदर इसको रखेंगे और उससे हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है कि ये होगा। उसके बाद में क्या है कि यहाँ से एक चीज़ बता दो, अप स्ट्रीम से पानी बहता है और डाउन स्ट्रीम में निकलता है, यहाँ के थ्रू इस तरह से जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई आपसे पूछेगा कि मैनोमीटर अप स्ट्रीम पार्ट में ही क्यों लगाई जाती हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो मैनोमीटर अप स्ट्रीम पार्ट में लगाते हैं तो अप स्ट्रीम पार्ट में यानी कि कन्वर्जिंग जो पार्ट है उसमें जो डिस्टर्बेंस कम होता है, फ्लो सेपरेशन चांस कम होते हैं, एडी फॉर्मेशन चांस कम होते हैं। तो जब इन दोनों के चांस कम होंगे तो इससे हमारा एनर्जी का जो लॉसेज है वो कम होगा, और एनर्जी लॉसेज कम होगा तो उससे हमारा जो डिस्चार्ज मेजरमेंट है वो अच्छे से होगा। ठीक है, तो इससे हम ये करते हैं। वेंचुरोमीटर का काम क्या है, फ्लो का, सॉरी, बहते हुए द्रव का निःसरण या विसर्जन ज्ञात करना है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस वेंचुरोमीटर का फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। थैंक यू।